गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो आपका बैच है, जो साइंस स्पेशल 5 बैच है, और इस बैच में आपको आरआरबी एनटीपीसी का भी सारा का सारा सिलेबस करवाया जाएगा। पहली बात तो इस बैच में आपकी फिजिक्स की कुछ क्लासेस हो चुकी होंगी और केमिस्ट्री की भी आई थिंक 2 क्लास हुई होंगी, बट बायोलॉजी की क्लास नहीं हुई है। तो बायोलॉजी की क्लास नहीं हुई तो आज से आपका बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट होगा और आप कंटिन्यूसली 1 वीक तक बायो ही चलेगा। तो डोंट वरी, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आपका बायोलॉजी का सिलेबस पीछे है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका बायोलॉजी का सिलेबस भी कवर करवा दिया जाएगा। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूनम गुड इवनिंग, राधिका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, तो पहले इस बैच के बारे में, मैं इस बैच में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों पढ़ाया जाएगा। और जो एनटीपीसी का बैच में है बच्चों, तो उनको साथ में आपको यहाँ पर, हाँ दिलीप कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट हैं उनको अलग से आपका, कुछ बच्चे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए हैं, तो उनकी अलग से मैथ्स की और रीजनिंग की क्लासेस भी चलेंगी। गुड इवनिंग रोशन कुमार, गुड इवनिंग प्रकाश मीना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब लोग? मैम क्लास सोरो करो, आप पहले टाइप तो अच्छे से कीजिए, क्लास सोरो करो। क्लास ऑलरेडी लाइव है, तो उसमें सोरो नहीं होता है, शुरू होता है। ठीक है सतीश? तो गुड इवनिंग प्रमोद, गुड इवनिंग ब्रिजेंद्र सिंह, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज से हम बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। और पहले हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कुछ बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, जैसे बहुत सीजीएल सीपीओ में पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे क्लास होगी हाफ एन आवर की। बाद में इस इंट्रोडक्शन को के अगेन आपकी क्लास होगी, जिसमें हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए, तो मैम मैं लाइव हूँ का? यस, आप सब लोग लाइव हैं, डोंट वरी, सब लोग लाइव है और सब लोग के कमेंट मुझे विजिबल हो रहे हैं यहाँ पर। तो सब लोग लाइव है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप लोग लाइव नहीं है। देखिए, अगर आप कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल दे रहे हैं आप, चाहे वो सीपीओ दे रहे हैं, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी देने वाले हैं, जो कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि फरवरी में होने वाला है। ठीक है मैम, एनटीपीसी से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? डोंट वरी, एनटीपीसी से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है। ऐसा सुनने में आया है कि 15 फेब के बाद आपके एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट होंगे, 15 फरवरी के बाद, तो तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैम कल 12 बजे लेना क्लास, या यस कल 12 बजे ले लेंगे। चलिए, तो साउंड प्रॉब्लम, साउंड एकदम यहां से सही है, तो प्लीज आप एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लें या लॉग आउट करके लॉग इन कर लें एप्लीकेशन को, आपको साउंड सही सुन जाएगी। देखिए, आप कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम दो, आपका एक पार्ट लिखा हुआ होता है एक सिलेबस में। जब आप सिलेबस खोलते हैं तो वहां पर लिखा होता है जनरल साइंस, जिसको बोलते हैं हम सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में क्या होता है? सामान्य विज्ञान में आपको मेनली 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं आप जीव विज्ञान, एक होता है आपका केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आप रसायन विज्ञान, और एक होता है आपका फिजिक्स, जिसको आप बोलते हैं भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, चलो, तो अब क्या होगा यहाँ पर आपको मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप अच्छा प्रदीप कुमार कह रहे हैं मैं नेपाल से हूं। ओके प्रदीप, मुझे पता है आपका एडमिशन मैंने ही करवाया था, तो प्रदीप बहुत अच्छा लगा कि आप नेपाल से क्लास ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इन तीनों सब्जेक्ट में अगर ओवरऑल देखें तो बच्चों सबसे ज्यादा जो है वो बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। बायोलॉजी आजकल बड़े डीप में क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो जैसे आपके एग्जाम की डिमांड है, वैसे ही हम आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। राइट, कम से कम आपको मैं 40 to 50 आवर्स बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। 50 आवर्स तो मान के चलिए हो ही जाएगा। 50 घंटे में आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी यहाँ पे। विजेंद्र लांबा हर बार यही पूछते हैं HSSC हो जाएगा क्या? यस बिल्कुल हो जाएगा। साइंस कॉमन रहती है, बस लेवल का डिफरेंस रहता है। ठीक है, चलिए
देखिएगा, हाँ मैम रेगुलर क्लास होंगी क्या? क्लासेस रेगुलर ही हो रही हैं, क्लासेस रेगुलर ही हो रही हैं। एक दिन में आपका फिजिक्स चलता है, एक दिन में आपका एक दिन में एक ही क्लास होगी, तो क्लासेस रेगुलर है। तो प्लीज ऐसा मत बोलिए कि क्लासेस रेगुलर नहीं है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है बच्चों जीव विज्ञान। और बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, जैसे आपकी फिजिक्स ब्रांच है वैसे ही आपकी बायोलॉजी ब्रांच है। अब बात ये आती है कि मैम इस बायोलॉजी में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, ठीक है। देखिएगा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आप बच्चों क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैम केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ऐसे ही मैम फिजिक्स में हम किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। बट बात आती है कि मैम हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। तो देखिए जो बायोलॉजी है ना, इस बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या है? ये जो बायोलॉजी वर्ड है बच्चों, वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? इस बायोलॉजी को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। इस बायो को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चों बायोस, और इस लॉजी को LOGY इसको बोला जाता है बच्चों लोगोस। इसको कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में बायोस प्लस लोगोस। और इस बायोलॉजी का बायोस प्लस लोगोस का मतलब क्या होता है? मैम आप सब चैप्टर कराओगी ना? यस, मैं सारे के सारे चैप्टर करवाऊंगी, डोंट वेरी। अभी मैं आपको लिखवाऊंगी भी कि मैं आपको कौन कौन से चैप्टर और कितने सारे करवाऊंगी। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस लिखवाऊंगी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो डोंट वेरी, पूरा सिलेबस लिखवाऊंगी। कोई चैप्टर छूट जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सब पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलिए। तो बायोस का मतलब क्या होता है? यहां पर बायोस का मतलब होता है बच्चों लिविंग्स, या कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा लाइफ। लिविंग्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सजीव, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। और जहां पर लॉजी या लोगोस टर्म होता है ना, उसका मतलब होता है बच्चों टू स्टडी, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। तो हमारे सामने यहां पर क्या आपको एक डेफिनेशन निकल के आ रही है कि जनरल साइंस की कैटेगरी में एक बड़ा सा मेजर पार्ट होता है बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी का मतलब क्या है? इस बायोलॉजी का मतलब होता है बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है मैम लिविंग्स, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो कहने का मतलब है मैम बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स, या आप बोल सकते हो हम यहां पर लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। साइंस की वो ब्रांच, विज्ञान की वो ब्रांच जिसमें आप सजीवों के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हो, उस साइंस की ब्रांच को आप क्या कहते हो? उसको आप बायोलॉजी, उसको आप जीव विज्ञान कहते हो, राइट। तो आपको यहां पर आपके ब्रेन में एक इमेज क्लियर हो गई होगी कि आपको यहां पर पढ़ना क्या है। तो आप बताएंगे मैम यहां पर हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है। मैं जितनी भी आपकी बायोलॉजी की क्लासेस लूंगी तो मैं यहां पर आपको सारे के सारे लिविंग्स के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं करने वाली हूं, मैं लिविंग्स के बारे में यहां पे पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम चलो ये तो पता लग गया कि हमें पढ़ना क्या है, कि लिविंग्स के बारे में पढ़ना है। बट मैम लिविंग्स होता क्या है? किसको बोलोगे आप लिविंग? आप लिविंग किसको बोलोगे? लिविंग की क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? राहुल मैंने आपका कमेंट ले लिया, डोंट वेरी। ठीक है बच्चा, ओके। तो लिविंग्स होता क्या है, किसको आप लिविंग बोलोगे? मेरे सामने पोडियम रखा हुआ है, वो पोडियम क्या है बच्चों? वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है। और मैं क्या हूं? मैं एक लिविंग हूं, मैं एक सजीव हूं। तो मेरी क्या क्या क्वालिटीज हैं वही मुझे अलग बनाती है उस पोडियम से, वही मुझे अलग करती है नॉन लिविंग थिंग से। तो अब किसको बोलेंगे? एक लिविंग होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। लिविंग होने के लिए आप लिविंग उसी को बोलोगे जिसमें कौन सा प्रोसेस हो? जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो। आप सजीव किसको बोलोगे? मैम ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो। हम लोग सब सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हैं, मैं भी सांस लेती हूं। मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, मेरे सामने पोडियम रखा हुआ है, क्या पोडियम और टीवी सांस लेते हैं? नहीं लेते। तो एक क्वालिटी क्या हो गया लिविंग होने का? रेस्पायरेशन। दूसरा मैम यहां पर होना चाहिए ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है उसकी वृद्धि होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है। मैं
मैं या आप या कोई भी, हम जब जन्म हुआ था हम लोगों का तो हम बहुत छोटे थे, फिर हम और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े होते गए। बट मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, वो टीवी आज से 5 साल पहले भी एज इट इज था और आज से आगे आने वाले 10 साल के बाद भी क्या होगा, इतना ही बड़ा रहेगा, इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो मैम लिविंग होने के लिए एक और बेसिक नीड क्या होगी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आता है कि आप लिविंग किसको बोलोगे, तो ऐसे नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि मैम जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो। किसका प्रोसेस हो बच्चों, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हम सब लोग काम करते हैं, आप अभी अपने मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को खर्च कर रहे हैं, आपके दिमाग के पास एनर्जी है, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप बेसिकली अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, बेसिकली आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और हमारे बॉडी में एनर्जी कहां से आती है, तो आप बताएंगे कि मैम हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो हम खाना खाते हैं, है ना, हम सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, हम इवनिंग में स्नैक्स लेते हैं और रात को खाना खाते हैं। तो खाना क्यों खाते हैं बच्चों, ताकि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में क्या रहे बच्चों, एनर्जी रहे, राइट। तो कहने का मतलब है मैम हम एनर्जी बनाने के लिए बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। कहने का मतलब मैम लिविंग होने के लिए, यस भूपेंद्र यू आर लाइव, गिरीश आप भी लाइव हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने नेक्स्ट क्या क्वालिटी निकल के आई कि जो खाना खाए या जो अपना खाना बनाकर खाए, और जो खाना खाए जिसलिए किसको खाना क्यों खाते हैं आप, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। बट बच्चों खाने से हमें एनर्जी कब मिलती है, जब आप इस खाने को, आपने खाया राइस, आपने खाया चपाती, आपने फ्रूट खाया, आपने कोई मिठाई खाया, वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं आप, बट हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए हमें बहुत छोटे पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट होते हैं, उसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसको आप नाम देते हैं डाइजेशन। क्या नाम देते हैं उसको आप, डाइजेशन, पाचन नाम देते हैं। तो कहने का मतलब है मैम नेक्स्ट क्वालिटी क्या हो गया, जिसमें डाइजेशन हो, जिसमें रेस्पिरेशन हो, जिसका ग्रोथ हो, जिसका न्यूट्रिशन हो और जिसमें डाइजेशन हो। अब डाइजेशन होने के बाद क्या होता है बच्चों, कुछ हमारे बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, और जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको आप रिमूव कर देते हैं। तो वो जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सक्रीशन बोलते हैं, उसको आप उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन क्या होता है मैम, हमारे बॉडी में कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, उनको रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट यहां पे क्वालिटी आएगी बच्चों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें जनन की प्रक्रिया हो, जो प्रजनन करे। प्रजनन क्या होता है बच्चा, जो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग बना पाए, जो अपने जैसी संतान बना पाए, अपने जैसी संतति, अपने वंश को आगे बढ़ाए, जो आप प्रजनन करे, जो रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये क्या है, ये वो क्वालिटी है मैम जो किसके अंदर होना चाहिए, लिविंग के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग कब बोलोगे, जब मैम वो रेस्पिरेशन करे, उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, जब मैम उसकी ग्रोथ हो, जब मैम उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जब मैम उसमें डाइजेशन हो, जब मैम उसमें एक्सक्रीशन हो, जब मैम उसमें रिप्रोडक्शन हो। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं और ये क्वालिटीज रखने वाले क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। और लिविंग्स के बारे में स्टडी हम साइंस की कौन सी ब्रांच में करते हैं, आप क्या बताओगे, वो बायोलॉजी में करते हैं, वो जीव विज्ञान में करते हैं। तो आपको समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैम लिविंग्स के बारे में। बायोलॉजी होता ही क्या है, टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों के बारे में अध्ययन करना। और वो सजीव क्या होगा, उसकी इतनी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, और यही क्वालिटी हमें पढ़नी है एक एक करके। यही आपका सिलेबस है। और क्या सिलेबस होगा, आप क्या खाते हैं, कैसे वो पचता है, कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे आपकी ग्रोथ होती है, ये सब पढ़ना है। और ये सब के बारे में क्या पढ़ना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्लांट भी लिविंग्स होते हैं, क्या जो पेड़ पौधे हैं आपके चारों तरफ, पादप है, जो प्लांट्स हैं, उनको आप लिविंग बोल सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा यस मैम, एब्सोल्युटली प्लांट्स आर लिविंग। हम प्लांट्स को भी, पादपों को भी हम सजीव बोलते हैं। क्यों
क्यों बोलते हैं हम सजीव? तो जरा ध्यान से सुनिए, मैंने बोला एक लिविंग होने के लिए क्या क्या आपके अंदर गुण होने चाहिए, इतने सारे। अब आते हैं, क्या मैम प्लांट में ये क्वालिटीज होती हैं? यस, प्लांट में ऑलमोस्ट ये सारी क्वालिटीज होती हैं, एक या दो को छोड़कर। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, हाँ, कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। पहला है, आप सब जानते होंगे प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन, श्वसन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैम प्लांट भी लिविंग हो गया। प्लांट सांस लेते हैं, आपने सुना होगा प्लांट दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात को ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। अब क्यों, क्या बात की बात है? प्लांट की भी ग्रोथ होती है मैम, छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तीसरा, मैम प्लांट भी अपना खाना बनाते हैं। यस, आपने एक मैकेनिज्म का नाम सुना होगा बच्चा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके थ्रू प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो प्लांट में भी ये होता है। प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। यस, आपने देखा होगा जब आप सुबह सुबह आप पार्क में घूमने जाते हैं तो प्लांट के जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होती है, उनसे नीचे की साइड पानी की, आप ऐसे प्लांट को ऐसे झिटकाओगे तो बहुत सारा पानी हो जाएगा आपके ऊपर। तो वो प्लांट का जो पानी था वो एक्सेस अमाउंट में था, और वो एक्सेस अमाउंट में जो पानी होता है वो प्लांट के लिए डेंजर। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ प्लांट से गोंद मिलता है। गोंद समझते हैं ना? गोंद, तो गोंद भी क्या होता है? प्लांट का एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स होते हैं। कुछ प्लांट से हमें लैटेक्स मिलता है जिससे हमें रबड़ बनाते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? प्लांट में एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं, और एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। एक बच्चे ने पूछा है, क्या मैम प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं? यस, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्शन पार्ट होता है कि वो कौन सा होता है? वो फ्लावर होता है, वो पुष्प होता है। तो मैम प्लांट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो प्लांट्स भी क्या होने चाहिए मैम? लिविंग्स। तो प्लांट्स भी हम किस में पढ़ेंगे? बायोलॉजी में। तो कहने का मतलब है कि मैम बायोलॉजी में हम प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो प्लांट्स के साथ साथ हम बायोलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई एनिमल्स की क्या क्या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उनके बॉडी में, और क्या क्या रिएक्शंस कब कैसे फॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि मैम हम प्लांट्स को कहां पढ़ेंगे और एनिमल को कहां पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे और कहां पढ़ेंगे? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो बायोलॉजी है ना उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे आपकी केमिस्ट्री की मैंने ब्रांच बताई थी कि केमिस्ट्री की 5 ब्रांच होती हैं, बट मेनली 2 ही होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे ही बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, है ना, नेफ्रोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। बट इस बायोलॉजी में जो कंपटीशन एग्जाम में आती है ना बच्चों, वो हमें 3 ब्रांच पढ़नी होती है। वैसे मेन तो 2 ही होती है, बट मैं आपको बता दूं कि आजकल तीसरी ब्रांच को भी ऐड कर दिया गया है, और जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ब्रांच हमें पढ़नी है डिटेल में, तो वो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें 3 ब्रांचेस के साथ बहुत अच्छे से डील करना है। पहले 2 ही ब्रांच से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, बट आजकल तीसरी ब्रांच भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर नंबर 1 पे आपका ब्रांच है बच्चों, जिसको आप बोलते हैं बॉटनी। जिसको आप क्या बोलते हैं? बॉटनी। और बॉटनी को हिंदी में कहा जाता है बच्चों वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। आपको नाम से ही क्लियर है, हिंदी का नाम देखो, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करने वाला बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच होता है? बॉटनी। बॉटनी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? आप लिखेंगे टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है जी, आपका वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब मैम हमने पेड़ पौधों के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि मैम प्लांट्स भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, राइट। दूसरा ब्रांच कौन सा आता है? यहां पर आता है बच्चों आपका जूलॉजी। जूलॉजी जिसको आप बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। प्राणी क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स। कहां आते हैं? जूलॉजी में आते हैं। देखिए, जू का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी टर्म जब भी आप देखेंगे उसका मतलब होता है बच्चा, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसका मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी। प्रदीप सिंह भदौरिया कह रहे हैं मैम स्केड्यूल नहीं होता है क्या? स्केड्यूल बिल्कुल होता है। किसने बोला स्केड्यूल नहीं होता है? आपके ऐप पे अपडेट होता है, उसके हिसाब से आपकी क्लासेस चलती हैं।
ठीक है, चलो देखिए, तो जू का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है, जंतुओं के बारे में पढ़ना है, उसको आप क्या कहते हैं, जूलॉजी। आप बताएंगे टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना बच्चों क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और इसी जानवरों में हम किसको पढ़ेंगे, हम अपने आप को पढ़ेंगे, हम ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे, हम मैमल्स को पढ़ेंगे, हम मनुष्य जाति को, स्तनधारी जाति को भी यहीं पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आता है बच्चों माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको आप बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। तीसरा आता है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब मैम ये माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो आप बताओगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। उनके बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब मैम ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इतने छोटे छोटे जीव जिनको आप आंखों से ना देख पाओ, जिनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप सूक्ष्म जीव बोलते हो। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बैक्टीरियाज पढ़ने हैं, बैक्टीरिया जीवाणु पढ़ने हैं। दूसरा आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ने हैं आपको वायरस विषाणुओं के बारे में पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको कुछ फंगस कवकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। तो आपको इमेज क्लियर होगी कि हमें वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जैसे आपका आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, इन सब में आपको ये 3 ब्रांच पढ़नी होती है। मैं अगर बात करूं कि मैम सबसे ज्यादा वेटेज वाली ब्रांच कौन सी है, आप मान के चलिए कि सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 75 to 80% आपको जूलॉजी पढ़ना है। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए कि 10 से 15% में आपको बॉटनी पढ़ना है और बाकी 5-10% में, 5 से 8 या 5 से 10% में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। तो कहने का मतलब मैम हम किसको फोकस करें, हम जूलॉजी को फोकस करें, क्योंकि हमारा जूलॉजी का बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, अभी बताएंगे क्या क्या सिलेबस में आपको कितना क्या क्या कैसे पढ़ना है। राइट, चलिए, तो अब बात आती है कि मैम ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पर पढ़ना क्या है, अब ये बताइए कि इनके फादर कौन है, इन ब्रांचेस के फादर कौन है। जैसे आपने सुना होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, है ना, ऐसे ही आपने फादर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा एंटोनी लवोइजियर। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। राइट, चलिए पहला देखते हैं यहाँ पर बॉटनी के फादर कौन है। फादर का मतलब होता है बच्चों जनक, जो कि इस ब्रांच के अंदर मेन काम करे और बहुत बड़ा काम करे, उसको आप फादर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फादर ऑफ बॉटनी कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लिखेंगे थियोफ्रेस्टिस। कौन है, थियोफ्रेस्टिस। और प्लीज करके साइंस में जो बुक्स के नाम होते हैं और जो आपके जैसे साइंटिस्ट के नाम होते हैं वो इंग्लिश में ही लिखवाऊंगी मैं, उनकी हिंदी नहीं होती है, वो इंग्लिश में ही टाइप करके आते हैं। सनी त्रिपाठी, यस ये लाइव क्लास चल रही है बच्चा। ठीक है, गुड इवनिंग भूपेंद्र। करण धवन, आपने बिल्कुल सही बताया, प्लीज मैम हिंदी में भी लिखा करें। यस मैंने पूरा हिंदी लिखा है, पूरा हिंदी लिखा है। वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना जरूरी है बायोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो एज इट इज इंग्लिश में और एज इट इज आपको हिंदी में भी वही टर्म याद करने पड़ेंगे। तो अब ये एनिमल है, आप कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चा, तो अब एनिमल की हिंदी आनी चाहिए आपको, प्लांट्स की हिंदी आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप बताएंगे कि जो आपका बॉटनी है, बॉटनी के फादर कौन है बच्चों, तो मैम आपने बताया है फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टिस। अब मैम इतने सारे साइंटिस्ट इस दुनिया में, आपने यहां पर फादर ऑफ बॉटनी आपने थियोफ्रेस्टिस जी को ही क्यों माना, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा काम किया होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। अब इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, इस पुस्तक का नाम था बच्चों द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, क्योंकि कौन सी ब्रांच है बच्चों, ये प्लांट्स वाली है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अब इस बुक्स में इन्होंने किस पर स्टडी किया, इस पर
इस पर किस चीज पे स्टडी किया? यस, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप एक एक सब्जेक्ट करवाना, पहले बायोलॉजी करवाना देन केमिस्ट्री करवाना। हाँ, पहले हम बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते क्योंकि वेटेज ज्यादा बायोलॉजी का ही रहता है। एग्जाम में एनटीपीसी में भी सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी ही आने वाली है, ग्रुप डी में भी बायोलॉजी आने वाली है, बट पैरेलल हम थोड़ा केमिस्ट्री पे भी फोकस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, अब इस बुक में ऐसा क्या लिखा? तो इन्होंने काम किया था बच्चों, आपसे पूछे कि थियोफ्रेस्टिस जी ने किस पे काम किया था, आप बताएंगे इन्होंने काम किया था प्लांट मोर्फोलॉजी पे। किस पे काम किया था? प्लांट मोर्फोलॉजी। अब हिंदी में मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिंदी में मोर्फोलॉजी को बोलते हैं बच्चों पादप आकारिकी, अकारिकी, पादप के आकार के बारे में। देखिए, जब भी आप मोर्फोलॉजी टर्म देखेंगे ना बच्चों, ये टर्म प्लांट्स के लिए यूज में लिया जाता है। अब ये मोर्फोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है? टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे रूट वाला, जैसे शूट वाला, जैसे स्टेम तना, जैसे लीफ हो गया, जैसे फ्लावर फूल हो गए, जैसे फ्रूट हो गए, ये प्लांट्स के क्या है बच्चों? पार्ट्स है। इन पार्ट्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी कहलाता है। तो मैम थियोफ्रेस्टिस जी ने क्या किया था? एक पुस्तक लिखी, कौन सी? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इसके अंदर क्या हुआ? इसके प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की। मैम क्लास 6 PM पे बता रहे थे, तो 6 PM पे ही तो क्लास हुई है। ठीक है, तो अब इसमें कितने प्लांट्स के बारे में कैरेक्टर बताए? तो आप बताएंगे कि इन्होंने 500 प्लांट्स की मोर्फोलॉजी पे काम किया और उसको किस बुक में लिखा? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसलिए हमने थियोफ्रेस्टिस जी को क्या बोला? इनको हमने बोला फादर ऑफ बोटनी। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ बोटनी, आपका आंसर क्या होगा बच्चों? थियोफ्रेस्टिस इज द फादर ऑफ बोटनी। क्यों बोला बच्चों? क्योंकि मैम इन्होंने प्लांट की मोर्फोलॉजी पे काम किया था। मोर्फोलॉजी क्या होता है मैम? प्लांट के भागों के बारे में पढ़ना, द प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करा। यस, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहां पर कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। जो जंतु विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो जरा ध्यान से लिखिएगा, जो फादर ऑफ जूलॉजी है उनका नाम है, उनके जनक हैं वो कौन है? उनको कहा जाता है अरिस्टोटल, या उनको हिंदी में लिखा जाता है अरस्तु। जो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अब बात यह आती है कि मैम हमने फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को क्यों बोला? अगेन मैम कुछ अच्छा काम किया होगा, कुछ बहुत बड़ा काम किया होगा, है ना? तो अब बात आती है कि क्या काम किया? तो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी एक बुक लिखी। बुक का नाम है यहां पर द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया, एनिमेलिया का मतलब होता है बच्चों एनिमल्स, क्योंकि ये कौन सी ब्रांच है? ये एनिमल वाली ब्रांच है। ठीक है, नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब मैम इस बुक में इन्होंने क्या पढ़ा? इन्होंने जो एनिमल्स हैं उसकी फिजियोलॉजी पे काम किया। इन्होंने एनिमल्स की फिजियोलॉजी पे काम किया, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है बच्चों शारीरिकी। शारीरिकी, उनके शरीर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका जो बॉडी है, उस बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करने का काम किया। कैसे ऑर्गन्स बने हुए, कैसे ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, इस पर स्टडी की। याद रखिएगा, फिजियोलॉजी टर्म जो होता है वो एनिमल्स के लिए काम में लिया जाता है, और जबकि मोर्फोलॉजी टर्म किसके लिए काम में लिया जाता है? तो आप बताएंगे वो प्लांट के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मैम एनिमल्स के कैरेक्टर पे किसने काम किया था? किसने? आपके अरिस्टोटल जी ने। और कितने एनिमल्स की फिजियोलॉजी पे? आप बताएंगे 500 एनिमल्स की, 500 जानवरों की, 500 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, 500 जानवरों की शारीरिकी फिजियोलॉजी पर काम किया। इसलिए इतना बड़ा काम किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनको हम बोलेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। कौन? अरस्तु, अरिस्टोटल। ठीक है, चलिए अब तीसरी ब्रांच कौन सी आती है बच्चों? तीसरी ब्रांच आती है मैम माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी में मैम हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, विषाणु होते हैं मैम। अब इस बायोलॉजी की ब्रांच के फादर कौन है, जनक कौन है? तो आप यहां पर साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, लुईस पास्चर। क्या नाम रखेंगे? लुईस पास्चर।
लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किस पे काम किया था, माइक्रोबायोलॉजी पर। अब मैम इनका काम क्या था, इन्होंने क्या काम किया था, तो इन्होंने माइक्रोब्स की डिस्कवरी की थी, इन्होंने माइक्रोब्स की डिस्कवरी की थी। तो इनको आपसे पूछा जाए इनको फादर क्यों बनाया था, आप बताएंगे फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों की खोज के लिए, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने। आपका एग्जाम के लिए एक सॉरी क्या लिख दिया मैंने, यहां पर फादर लुईस पास्चर नहीं है माइक्रोबायोलॉजी के, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, लुईस पास्चर नहीं है, यहां पर होंगे बच्चे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप यहां पर लिखेंगे एंटोनी, इसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन साइंटिस्ट है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक बोला जाता है, ठीक है। मैम फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी बताएंगे हम आपको फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। इसको सही कर लीजिएगा प्लीज, आपसे पूछा जाए कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। आप सिर्फ ल्यूवेनहॉक नाम याद रखो, ठीक है। लुईस पास्चर ने तो सबसे पहला वैक्सीनेशन की खोज की थी, सबसे पहला वैक्सीनेशन की खोज की थी लुईस पास्चर ने, तो वो नहीं है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो आगे बताऊंगी कि लुईस पास्चर ने क्या काम किया था। चलिए, तो आप बताएंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, ल्यूवेनहॉक। क्या काम किया था मैम इन्होंने माइक्रोब्स की खोज की थी, और कौन से माइक्रोब्स मैम, स्पेशली इन्होंने जीवाणुओं की जो फर्स्ट लिविंग सेल थी, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, वो किसके द्वारा खोजी गई थी, वो ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई थी। तो आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, आप क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टिस। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, अरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ल्यूवेनहॉक। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों ब्रांच में, हाँ ये नहीं हो सकता, लुईस पास्चर नहीं हो सकता, लुईस पास्चर ने पहला वैक्सीनेशन का खोज किया था, पहले टीके का खोज किया था। आगे बताऊंगी लुईस पास्चर ने और क्या क्या किया था, तो प्लीज करके वो यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इतने सारे साइंटिस्ट के नाम याद कर रखे मैंने कि वो अब मिसमैच हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप याद रखेंगे कि अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, आप बताएंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एरिस्टोटल। कौन सी ब्रांच में, तो सबसे मेजर ब्रांच है, कौन सी, आप बताएंगे जूलॉजी वाली। इसीलिए हम अरिस्टोटल जी को फादर ऑफ जूलॉजी और एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, एरिस्टोटल। क्या आंसर आएगा बच्चों, अरस्तु। अरस्तु जी को फादर ऑफ जूलॉजी तो बोलते ही बोलते हैं, बट साथ में और क्या बोलेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस, फादर ऑफ जूलॉजी अगेन अरिस्टोटल, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये आपको इतनी सारी बातें पता लग गई। अब बात आती है कि मैम हमारा यहाँ पर सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी हम मिनट सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगेन अपना जो भी चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम यहाँ पर मैम लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सजीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लिविंग्स क्या होते हैं, जो खाना खाएं, जो सांस लें, जो उसके जिसमें पाचन हो और जिसमें उत्सर्जन हो, जिसकी ग्रोथ हो, उसको क्या बोलेंगे, लिविंग। और 3 साइंटिस्ट के नाम याद किए यहाँ पर आपने। और बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का टर्म है, ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है। मतलब क्या है बच्चों, मतलब होता है बच्चों बायोस प्लस लोगोस, टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। चलिए, अब बात आता है कि मैम हमारा सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे सिलेबस जूलॉजी का। कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं कि वो नोट्स बनाएं या ना बनाएं। देखिए, आपको हमारे टाइम्स कोचिंग की तरफ से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पीडीएफ मिलती है, बट पीडीएफ मिलेगी आपको हमेशा चैप्टर फिनिश होने के बाद। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज मैं पढ़ा कर गई हूँ इसका, आप हाँ फादर ऑफ केमिस्ट्री रोशन प्रहलाद बारोकर वो लेवोइजियर हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो चैप्टर पढ़ाया नहीं, उससे पहले पीडीएफ मांगने लग जाते हैं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी
वीडियो देख के खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएं, वो आपके लिए बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अपने हाथ से जो नोट्स बनाते हैं वो जल्दी आपकी ब्रेन उसको कैप्चर कर लेता है, आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि जूलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए जरा, मैं एक एक करके, मैम लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस कौन थे? एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम हु इज द लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस। तो मैं आपको बता दूं कि लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस दो साइंटिस्ट थे और इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक शब्द दिया था। कौन सा शब्द? तो आप बताएंगे बायोलॉजी। जो बायोलॉजी टर्म है ना, ये टर्म सबसे पहले किसने कॉइन किया था? आप बताएंगे लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस ने। राइट, राहुल राज, आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि लेमार्क और ट्रेविनेरियस ने कौन से शब्द की उत्पत्ति की थी? बायोलॉजी शब्द की थी। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि जंतु विज्ञान का क्या क्या सिलेबस है। आपको सबसे पहले यहां पर पढ़ना है आपको डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और हिंदी में क्या लिखेंगे आप? मानव शारीरिकी। मानव के शरीर जो है, जो शरीर बना हुआ है वो कौन कौन से ऑर्गन से बना हुआ है। अब इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको कितने सारे चैप्टर पढ़ने? ये एक चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से? तो मैं अलग पेन से लिख रही हूं, देखिएगा जरा, ध्यान से लिखिएगा एक एक करके। आपको यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं। अब ये सिस्टम का मीनिंग क्या होता है वो सारा कुछ मैं आगे कराऊंगी। ठीक है, मैं एमसीक्यू नहीं करवाओगे क्या बच्चा? ये थ्योरी वाला क्लास है, यहाँ पर एमसीक्यू नहीं करवाए जाएंगे, ये सिर्फ थ्योरी क्लासेस है। ठीक है, चलिए देखो कौन कौन सा। अब ये सिस्टम देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रही हूँ, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सबसे पहला मैं यहाँ पर अगर चैप्टर का नाम लिखूं या सिस्टम का नाम रखूं तो बच्चों वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गन्स का एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और सर्कुलेटरी का मतलब होता है बच्चों परिसंचरण। वो ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो सर्कुलेशन में काम आता हो, वो आपको यहां पढ़ना है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? मेजर आपको दो चैप्टर के साथ डिटेल में पढ़ना है, डील करना है। पहला है हार्ट, हृदय, और दूसरा है आपका ब्लड, जिसको आप रक्त या खून बोलते हैं। ये दोनों आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में पढ़ने हैं। दूसरा आता है यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं बच्चों पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पचाने वाला। मैंने अभी आपको बोला था कि जो लिविंग्स होते हैं बच्चों, वो खाना खाते हैं और वो पचता है, पचकर हमें एनर्जी देता है। तो इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स पढ़ने हैं जहां पर खाना जाता है और उस खाने का डाइजेशन होता है। जैसे मैम, सबसे पहले आप खाना कहाँ खाते हैं? माउथ में। देन फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में। देन पेट में, फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका यहाँ पर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो तंत्रिकाओं से बना हुआ है, जो न्यूरॉन से बना हुआ है, तंत्रिका तंत्र। और आप इसमें कौन सा ऑर्गन पढ़ेंगे? आप बताएंगे हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हम दिमाग के बारे में, हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। 3 सिस्टम हो गया। 4th नंबर पे आपका सिस्टम आता है बच्चों यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको आप क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला सिस्टम। कैसे आप सांस लेते हैं, कैसे आपके खून में ऑक्सीजन घुलता है, उस ऑक्सीजन से क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन ऑर्गन कौन सा पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? आप फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे। दोनों फेफड़ों के बारे में यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों रिप्रोडक्शन सिस्टम। कौन सा आता है? रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं प्रजनन तंत्र। जनन में काम आने वाला तंत्र, प्रजनन तंत्र, जिसमें मेल का अलग पढ़ना है और फीमेल का अलग पढ़ना है कि कैसे मेल्स में गैमेट सेल्स बनती हैं, स्पर्म बनता है, कैसे फीमेल्स में ओवा अंडाणु बनता है। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन्स और कैसे इनमें हार्मोन्स के थ्रू ये मैच्योर होते हैं, वो सब आपको कहाँ पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम।
कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो बच्चों हाँ कौन सा? तो आप बताओगे। यहां पर हमें पढ़ना है किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में, किडनी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? एंडोक्राइन सिस्टम, और जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, अंतः का मतलब होता है बच्चों अंदर, श्राव का मतलब श्राव होने वाले, सिक्रीट होने वाले, अंतःस्रावी तंत्र। इसके अंदर क्या पढ़नी है आप बताएंगे? इसके अंदर हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने बहुत सारे हार्मोन्स के नाम याद कर रखे होंगे, थायरोक्सिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वही सब आपको यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट सिस्टम पढ़ना है बच्चों आपको स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कौन सा सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम, जिसको आप हिंदी में क्या बोलना चाहोगे? कंकाल तंत्र। हमारे बॉडी का जो स्केलेटल है वो किससे बना है, वो कंकाल कैसे बना है, वो पढ़ना है आपको यहाँ पर। और इसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है? इसमें आपको बोन्स के बारे में पढ़ना है, हड्डियों के बारे में पढ़ना है। कितनी हड्डी होती है, कौन सी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी वीक होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर पे और आखिरी आपका क्या? आखिरी आपका सिस्टम कौन सा? मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम, और हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों मांसपेशीय तंत्र। मांसपेशीय तंत्र। मसल्स होती क्या हैं, कितने टाइप की होती हैं, कितनी होती हैं, कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, कौन सी स्ट्रॉन्ग, कौन सी वीक, ऐसे बहुत सारी आपको मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो टोटल कितने सिस्टम हो गए बच्चों? 9 सिस्टम। और ये 9 सिस्टम किसका पार्ट है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, मानव शारीरिकी का पार्ट है। नल नाम से जो भी हैं, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये आपको 9 सिस्टम पढ़ने, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। इसके अलावा 10 नंबर पे मैं अगर चैप्टर लिखूं तो बच्चों आपका आता है जूलॉजी में साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है बच्चों? उसको कहा जाता है कोशिका विज्ञान। आप सब जानते होंगे कि हमारा बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, और उन सेल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट चैप्टर यहां पर आता है बच्चों ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव में पोषण। मानव पोषण, मानव क्या क्या खाता है खाने में। यहां पर आएंगी आपके कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या शर्कराएं खाते हैं आप। यहाँ पर आएगा आपका प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन खाते हैं। यहाँ पर आएगा आपका फैट, कौन कौन सी फैट खाते हैं। और यहाँ पर आएगा आपका विटामिन, कौन कौन सी विटामिन लेते हैं। इन विटामिन का काम क्या होता है, इनकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब कहाँ पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिखूं अगला चैप्टर, तो नेक्स्ट पे पढ़ेंगे आप बच्चों एनिमल किंगडम। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे आप? एनिमल किंगडम। हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण कैसे, कौन से एनिमल को कौन से फाइलम में रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बटरफ्लाई कौन से फाइलम में आती हैं, जो लीच होती हैं, जोंक, वो कौन से फाइलम में आती हैं, कॉकरोच को कहाँ रखा गया है, केंचुओं को कहाँ रखा गया है। ये सब हमें कहाँ पढ़ना है? एनिमल किंगडम में पढ़ना है। ये 12 आपके मेजर पार्ट है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है मलेरिया डे कब मनाया जाता है, HIV एड्स डे कब मनाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है। और कुछ आपको पढ़ने हैं यहाँ पर बोटनिकल एंड साइंटिफिक नेम। जैसे आप सब जानते होंगे आम के पेड़ का नाम क्या होता है? मैगीफर इंडिका। हम लोगों का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ऐसे ही मेंढक को बोलते हैं राना टिग्रीना, है ना। तो ऐसे कुछ आपको साइंटिफिक नेम याद करने हैं। तो यहाँ पर मैंने SN लिख दिया, मतलब वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम याद करने हैं। ये कौन सी ब्रांच है पूरी की पूरी? ये जूलॉजी वाली। जूलॉजी में हमें इतना पढ़ना है सारा कुछ, ठीक है। चलिए
इसके बाद मैम आप एमसीक्यू भी करवाएंगे, आपने कहा था। अरे यार पहले सिलेबस तो कर लो आप, ठीक है। इतना सारा आपको किसमें पढ़ना है? जूलॉजी में पढ़ना है। अब बात आती है कि मैम बॉटनी में क्या पढ़ना है। बॉटनी में भी आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अब वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। बॉटनी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप लिखेंगे यहां पर हमें पढ़ना है वनस्पति विज्ञान में पहला चैप्टर है आपका प्लांट क्लासिफिकेशन। कैसे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैसे किस प्लांट को कहां पर रखा गया है, पादप वर्गीकरण, कैसे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। ऐसे आपसे मैं पूछूं कि एल्गीज कहां आती हैं, कौन से फाइलम में आती हैं, या मैं आपसे पूछूं कि जो आपका मैंगो है, आम का पेड़ है, वो कौन से फाइलम में आता है, वो सब आप यहां पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे आप यहां पर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट में हार्मोन्स होते हैं जिनको आप रेगुलेटर्स भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। पादप हार्मोन, प्लांट को हाइट देने वाला हार्मोन कौन सा है, प्लांट के ऊपर जो फल लगते हैं उसको पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, ऐसे पूरे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। और मैंने आपको बताया है मॉर्फोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है, प्लांट्स की आकारिकी। आकारिकी का मतलब क्या है, प्लांट का आकार कैसे बना है, कौन कौन से पार्ट से बना है, वो कहाँ पढ़ेंगे आप, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, जड़ों के बारे में। इसके अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में, तने के बारे में। इसके अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फल। इसके अंदर फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर लीफ के बारे में, आपकी पत्ते जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, चलो उसके बाद आप पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, ये सारी आप पढ़ोगे। उसके अलावा नेक्स्ट पढ़ोगे आप प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। हालांकि जो प्लांट न्यूट्रिशन का पार्ट है एक फोटोसिंथेसिस, इसी का ही पार्ट होता है एक फोटोसिंथेसिस। पादप पोषण, पादपों में कितने टाइप का पोषण होता है, कैसे कैसे वो खाना ले सकते हैं। ठीक है मैम, एक्सोक्राइन सिस्टम नहीं लिखा, संदीप अलग से एक्सोक्राइन सिस्टम नहीं लिखते हैं, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ लेते हैं। मैम आपने ह्यूमन डिजीज नहीं लिखवाया, अरे थोड़ा पेशेंस तो रखो यार आप लोग, मुझे पता है ना कहाँ लिखवाना है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आप पढ़ेंगे यहाँ पर प्लांट डिजीज। देखो प्लांट में भी बीमारियां होती हैं, प्लांट में भी रोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्लैक रूट, रेड रूट, लाल जड़ें हो जाना, काली जड़ें हो जाना, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, हम ये प्लांट डिजीज वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपका बॉटनी है। अब मैम आपने एक तीसरी ब्रांच भी लिखवाई थी, कौन सी थी, जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, अब तीसरी कौन सी बची, तो 3 नंबर पे कौन सी आएगी बच्चों, आपकी आएगी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, कितने टाइप की बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वायरस के बारे में, बैक्टीरिया वायरस। और यहीं पर मैं आपको पढ़ा दूंगी फंगस, प्रोटोजोआ, फंजाई जिसको आप बोलते हैं कवक। तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर ह्यूमन डिजीज यहीं पर आएंगी बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट होगा आपका ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका सिलेबस है जो हमें एक एक करके सारे चैप्टर हमें बड़े आराम से सारे पढ़ने हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। उसके बाद अभी 5 मिनट का ब्रेक होगा और ये जो आपकी क्लास है ये आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अब अगेन एक और इवेंट लगा हुआ है, आप उस क्लास में आइएगा, वहां पर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साइटोलॉजी, सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी 5 मिनट के बाद आप जस्ट दूसरी जो क्लास लगी हुई है, ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन के नाम से क्लास थी, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर, और जिसको आप क्या बोलेंगे, जिसको आप साइटोलॉजी बोलेंगे।
ठीक है। और साइटोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है सेल, कैसे काम करती है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? साइटोलॉजी में। तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो 5 मिनट में पानी वानी पीकर आती हूँ। आप अगेन जो दूसरा इवेंट लगे हैं उसमें आइए, वहां से मैं आपसे मिलूंगी। और थैंक यू वेरी मच।